वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 26 से शुरुआत करते हैं। धारा 26 में बताया गया है कि हर वाद पत्र उपस्थित करके या नियमों द्वारा जो विहित किया गया है उसके द्वारा जो है संस्थित किया जाएगा। और वाद पत्र में जो अभिकथन है वे शपथ पत्र द्वारा समर्थित होने चाहिए। ये धारा 26 में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि वाद पत्र की विरचना किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे हम जो है यहाँ इस स्टेज तक पहुँचेंगे। यानी कि 26 के साथ जो है सेक्शन 4, क्योंकि यहाँ 4(1) में ऑर्डर 4 रूल 1 में वाद संस्थित किए जाते हैं 2 प्रतियों में, संस्थित कर दिया कोर्ट में। और उसके बाद जो है आदेश 4 नियम 2 के अंतर्गत जो है वाद पत्र पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, उस पर नंबर डलता है। तो उससे पूर्व जो है हमने आदेश 7 नियम 1 के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। आदेश 7 नियम 1 में बताया गया है कि वाद पत्र में अंतर्भुक्त की जाने वाली विशिष्टियां, पर्टिकुलर्स क्या हैं जिनका कि वाद पत्र में वर्णन होना आवश्यक है और सही वाद जो है तभी होगा। पहला, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद संस्थित किया जाना है, न्यायालय का नाम। अब न्यायालय के नाम के लिए हमने जो है उसकी स्थानीय अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता और धन संबंधी अधिकारिता, जो अधिकारिता जुरिडिक्शन है, उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि हमारा मुकदमा किस कोर्ट में टलना चाहिए, जिसके बारे में मैं पूर्व वीडियो में आपसे बता चुका हूँ। मान लो यहाँ पर न्यायालय का नाम होगा सिविल जज, जूनियर डिवीजन सहारनपुर, इसमें वाद। उसके बाद में मूल वाद संख्या वर्ष 2023, फिर वादी का नाम ए, सन ऑफ, बी, एज क्या है उसकी, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है उसका, और उसका रेजिडेंस क्या है। इन चीजों पर जो है ध्यान हमने देना पड़ेगा। यहां पर एक बात और बताई गई है, अगर वादी है और वादी अवयस्क है या पागल है, तो यहां पर जो है अवयस्क की एज कितनी है, उसकी ओर से कौन व्यक्ति, उसका गार्जियन जो प्राकृतिक संरक्षक है, कौन वाद ले रहा, इसका पिता ले रहा या इसकी माता ले रही या माता पिता नहीं है, आदि आदि और ले रहे। इसके लिए हमने जो है ऑर्डर 32 में देखना पड़ेगा। ऑर्डर 32 रूल 1 के अंतर्गत जो है हमने ये चीज देखनी पड़ेगी कि अवयस्क या पागल जो व्यक्ति है उसकी ओर से वाद कौन संस्थित कर सकता है, क्योंकि अवयस्क या पागल तो वाद संस्थित नहीं कर सकता। उसके बाद ये आ गया उसका प्राकृतिक संरक्षक वगैरह वगैरह, उसका रेजिडेंस हो जाएगा। उसके बाद होगा बनाम, प्रतिवादी का नाम, या प्रति भी कह सकते हैं इसे, या विरुद्ध भी कह सकते हैं। कोई समय ये उर्दू वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। उसके बाद प्रतिवादी का नाम होगा सी, सन ऑफ, डी, एज, उसका पेशा क्या है, और रेजिडेंस ऑफ, कहाँ का निवासी है, वे सारे डालने, क्योंकि इस पर जो है समर की तामील भी होनी भाई, तो इसका जो है एक्यूरेट पता यहाँ होना चाहिए। अगर ये भी सी
जिसके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है वह भी एवेक्स है या पागल है, तो यहां पर जो है हमने ऑर्डर 32 रूल 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके विरुद्ध तो वाद रचते वहां पर उसका संरक्षक अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। न्यायालय में जब हम दावा करेंगे तो ऑर्डर 32 रूल 3 में एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी और न्यायालय से परमिशन लेके तभी जो है इस सी के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। उसके विरुद्ध तो करेंगे, लेकिन इसकी ओर से कौन इसका विधिक संरक्षक है, वो जो इसकी ओर से प्रतिरक्षा करेगा उसका नाम डाल के यहां पर हम जो है अनुमति लेंगे न्यायालय की। ठीक है जी, तो वादी आएगा, प्रतिवादी आएगा। उसके बाद जो है इसमें वाद के सारवान तथ्य होते हैं, वाद के सारवान तथ्य, यानी कि इसको कहते हैं वाद कारण या वाद हेतु कोज ऑफ एक्शन, ये होना जरूरी होता है। अगर दावे में यही नहीं है तो आदेश 7 नियम 11 के अंदर खारिज हो जाएगा। तो वाद कारण इसमें जरूरी है। उसके बाद में न्यायालय की अधिकारिता दिखानी पड़ती है कि संपत्ति विद्वान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसीलिए विद्वान न्यायालय को वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसके बाद ये आ जाएगी। उसके बाद आएगी यहां किस अनुतोष की प्रतिवादी के विरुद्ध वांछा कर रहा है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध किस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए दावा कर रहा, तो वो अनुतोष रिलीफ आएगी, अनुतोष आएगा। उसके बाद में अगर यहां कोई मुजरा का प्रतिदावे का कोई बात आती है तो वो भी क्या नाम उठाई जाएगी। और न्यायालय की कोर्ट फीस के बारे में, जो कोर्ट फीस है उसके बारे में भी यहां देना पड़ेगा कि इसका इतना वैल्यूएशन किया जाता है जिस पर कि विधि अनुसार न्याय शुल्क अदा किया जाता है। तो ये चीजें जो है आनी आवश्यक होती है एक वाद पत्र में, जो कि यहाँ ऑर्डर 26 और ऑर्डर सेक्शन ये ऑर्डर है ऑर्डर 4 रूल 1 के अंतर्गत जो संस्थित किया जाता है 2 प्रतियों में, वे उस दावे में ये चीजें होनी आवश्यक है। और वह जो है धारा 26 के अनुसार शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए, तब जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, न्यायालय किसी अधिकारी के समक्ष, और फिर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करके उस पर जो है नंबर पड़ेगा, रजिस्टर्ड नंबर हो जाएगा, 4 रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाती है। अब करते हैं हम बात कि वादियों को संयोजित भी करना पड़ता है कि वादी किस प्रकार संयोजित किए जाए। हमको ऑर्डर 1 रूल 1 के अंतर्गत देखना पड़ेगा। ऑर्डर 1 हमें पढ़ना पड़ेगा कि वादी किस प्रकार होंगे, प्रतिवादी कौन होंगे, प्रतिनिधिक रूप से वाद लाने वाला प्रतिनिधि कौन होगा, किस प्रकार अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसका। उसके बाद में अगर कुसंयोजन मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी या नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टी, तो उसको जो किस प्रकार से काटा जाएगा और किस प्रकार से वहां वाद में लाया जाएगा, उसके बारे में ऑर्डर 1 के में ये प्रावधान है। अब आदेश 1 नियम 1 के अंतर्गत हम बताते हैं पहले कि ए की संपत्ति एक्स है और उस पर बी ने जो है यहां कब्जा कर लिया, इसका पोजीशन है। अब ए जो है अपनी संपत्ति एक्स को पोजीशन को वापस लेने के लिए बी के विरुद्ध सूट फाइल कर सकता है। तो यहां संयोजन की कोई बात नहीं, सीधा बात है कि ए जो है बी के विरुद्ध सूट फाइल करेगा और अपनी संपत्ति को वापस ले लेगा। या ए के पक्ष में बी ने अपनी एक्स प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर रखा, लेकिन बी जो है यहां इसके पक्ष में बैनामा निष्पादित नहीं कर रहा, बैनामा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसके पास पैसे का इंतजाम है, अष्टांग शुल्क का इंतजाम है, जो इससे पैसा देना उसका इंतजाम है, सब कुछ इंतजाम है। यानी कि वो ए जो है हमेशा तत्पर व तैयार है, लेकिन बी जो है बैनामा करने के लिए सब रजिस्ट्रार के यहाँ उपस्थित नहीं होता। तो ए जो है बी के विरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आदेश 1 नियम 1 के अंतर्गत बताया गया है कि
एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली यानी कि सीरीज के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष को पाने का अधिकार उनमें यानी कि वादियों में संयुक्त पृथक या अनुकल्प रूप में अभिकथित है, वर्तमान है। और यदि ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसे वादी पृथक पृथक वाद लाएं तो विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होगा। तो उसको निपटने के लिए यहाँ पर लेजिस्लेचर ने आदेश 1 नियम 1 की जो है विरचना की। इसके बारे में समझते हैं। एक्स प्रॉपर्टी ए बी सी की संपत्ति है, ये ज्वाइंटली प्रॉपर्टी है। इस संपत्ति पर एक क्या नाम वाई व्यक्ति कब्जा कर लेता है। तो यहां पर जो है ऑर्डर 1 नियम 1 के अंतर्गत जो है ए बी सी, क्योंकि एक ही वाई का एक ही क्या कार्य है, एक ही समव्यवहार है या कार्यों समव्यवहार की आवली का भाग है। अगर ये व्यक्ति अलग अलग वाद लावे तो वहां विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होगा। इसीलिए ए बी सी तीनों जो है वाई के विरुद्ध सूट फाइल कर सकते हैं अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए। तो यहां वादियों का संयोजन हुआ है, ज्वाइंट ऑफ पार्टी हुई, इसको जो है वादियों का संयोजन कहते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि ए व्यक्ति सहारनपुर में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्रकाशन माला मार्केट में उतारता है कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की के प्रकाशन है और वहीं से जो है बेच रहा। जनता में एक सामान्य विश्वास पैदा है, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटियां हैं और वे अच्छी ही बुक्स निकाल लेंगी जिससे जनता जनार्दन को लाभ होगा। तो सामान्य जनता जनार्दन में एक विश्वास पैदा होता है कि ये जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताबें निकाल लिया। वास्तव में एक कोई अथॉरिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उस प्रकाशन माला यानी कि उस प्रकाशन के लिए नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि इसका एक का कार्य है, जो प्रकाशन माला एक ही कार्य और उसी व्यवहार या उन्हीं कार्यों या उन्हीं व्यवहार का एक सीरीज का पार्ट है। अगर ए के कैम्ब्रिज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ए पर अलग अलग दावा करें तो विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होगा। इसीलिए कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्डर 1 रूल 1 के अंतर्गत ये ज्वाइंटली वादी बढ़कर प्रतिवादी के विरुद्ध सूट फाइल कर सकते हैं। तो यह वादियों का संयोजन है। लेकिन अगर न्यायालय को फिर बाद में लगता है कि नहीं भाई इनके वादियों के संयोजन से उलझन पैदा हो रही, तो वहां ऑर्डर 1 रूल 2 के अंतर्गत ये पृथक भी कर सकता है विचारणों को। तो ये इसके बारे में है। उसके बाद आता है आदेश 1 नियम 3, जिसमें प्रतिवादियों का संयोजन होता है। ए की संपत्ति पे एक्स पे बी ने मुकदमा किया तो बी ही वादी होगा। लेकिन अगर ए की संपत्ति एक्स पर जो है बी सी और डी ने मुकदमा कब्जा कर लिया, नाजायज कब्जा कर लिया, तो ए जो है बी सी डी सबको जो है पार्टी बना सकता है, यानी कि ज्वाइंट कर सकता है। यहां भी यही बात है कि अगर प्रतिवादियों का कार्य या समव्यवहार ऐसा है या कार्य समव्यवहार की आवली का भाग है और अगर उन पर अलग अलग वाद लाए जाए, वही विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होगा। तो यहाँ ए जो है बी सी डी को ज्वाइंटली प्रतिवादी बनाकर उनके विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है न्यायालय में। जैसे कि ए एक कार का मालिक है और बी जो है एक ट्रक का मालिक है और दोनों जो है स्पीड चल रही है, पूरी गति से चल रहे, और इनकी टक्कर से एक व्यक्ति सी है जो घायल हो जाता है, उसके चोट लग जाती है। तो यहां जो है सी ए और बी के विरुद्ध जो है इनको प्रतिवादी बना देगा, डिफेंडेंट कर देगा।
प्रतिवादी बना के और ये वादी हो जाएगा, क्योंकि इनके एक ही कार्य या व्यवहार से या उसी सीरीज से जो है यहाँ वादी को चोट पहुंची, इसीलिए ए बी को प्रतिवादी बना के इनके विरुद्ध अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अब आता है, अगर कोई उलझन पैदा होती है तो 3A के अंतर अलग कर सकता है। अब ऑर्डर 1 रूल 8 के बारे में बात करते हैं। यह है प्रतिनिधिकवाद। रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसमें क्या होता है कि यहाँ वादी के रूप में बहुत से व्यक्ति हैं, A B C D एक्सेट्रा, बहुत से व्यक्ति हैं, या प्रतिवादी के रूप में A B C D एक्सेट्रा, बहुत से व्यक्ति हैं। तो अलग अलग देखेंगे इसको। अगर वादी बहुत से हैं तो वहां पर या तो उन वादियों में से कोई वादी न्यायालय में प्राथमिकता दे सकता है, या न्यायालय ही इतने लोगों में से किसी से कह सकता है कि आप लोगों में से एक व्यक्ति ही वाद का प्रतिनिधित्व करेगा। तो वहां न्यायालय जो है, जो भी चाहे ए करो, मान लो ए इनकी ओर से, सभी वादियों की ओर से, जो 100 है, जो 1000 है, जो 500 है, जो 100 है, कितने भी है, उनकी ओर से प्रतिनिधित्व कर सकता है न्यायालय में। इसी प्रकार अगर प्रतिवादी हैं मान लो बहुत से, तो उनमें भी या तो प्राथमिकता दे देना हो तो कोई सा, या न्यायालय समझे कि नहीं इनकी ओर से एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता है वाद में। तो यहाँ वादियों की ओर से जो प्रत्येक एक व्यक्ति ए द्वारा किया जा रहा, या प्रतिवादियों की ओर से ए द्वारा किया जा रहा, तो इन सब के विरुद्ध, वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, सब के विरुद्ध जो है वो न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी होता है। और बाध्यकारी होने के पश्चात जो और रेस जुडिकेटर से बाहर भी करता है। उनमें से उसी हक के लिए, उसी विषय वस्तु के संबंध में अगर वह कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा सुना गया है तो वही व्यक्ति या उनके हित प्रतिनिधि वाद नहीं संस्थित कर सकते। ये सेक्शन 11 के स्पष्टीकरण 6 बताया गया है कि नहीं हो सर रेस जुडिकेटर बाधित हो जाएगा। उसी तथ्य के बारे में दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता जिसमें कि कोई भी प्रतिनिधि, यानी जिनकी ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था वाद में, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति उसी विषय वस्तु, उसी हक के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। अब अगर इनको वादी या प्रतिवादी जितने भी एक्सेट्रा बहुत ज्यादा है, उन पर समन की तामील करनी, तो जहां तक साध्य हो तो व्यक्तिगत रूप से तामील कराई जाएगी। अगर व्यक्तिगत रूप से साध्य नहीं है तो पब्लिकेशन करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर वाद में वह प्रतिनिधि, चाहे वो वादी हो की ओर से हो चाहे प्रतिवादी, अगर इसमें जो है ऑर्डर 23 रूल 1 के अंतर्गत जो है अपने दावे का परित्याग करना चाहिए, या ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 के अंतर्गत जो है वह प्रत्याहार विड्रॉ करना चाहिए, या ऑर्डर 23 रूल 3 के अंतर्गत उसमें कोई करार, तुष्टि या समझौता करना चाहिए, तो वहां तब तक नहीं कर सकता जब तक कि न्यायालय की अनुमति न ले ली गई हो। और ऐसे जिनकी ओर से वह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, चाहे वादी के रूप में हो चाहे प्रतिवादी के रूप में, उन सब की जो कंसेंट ना ले ली, उन पर जो व्यक्तिगत रूप से समन की तामील कराई जाएगी। और समन की तामील व्यक्तिगत रूप से साध्य नहीं है, न्यायालय अवगत हो उससे, तो वहां जो है प्रकाशन के माध्यम से सर्विस कराई जाती है। तो ये 1(8) के अंतर्गत होता है प्रतिनिधित्ववाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में आता है भाई, और प्री एग्जाम में भी आता है। अब उसके बाद सुनते हैं आदेश 1 नियम 9 के अंतर्गत जो है यहाँ कुसंयोजन या असंयोजन है। अगर वादियों का या प्रतिवादियों को संयोजन या असंयोजन किया गया है, क्या इसके कारण जो है वाद असफल हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा। परंतु
यदि वादी वाद का आवश्यक पक्षकार है और उसको वादी के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि उसके ना रहने से एक प्रभावी डिग्री पारित नहीं की जा सकती, इसीलिए जो है वहां वाद जो पूर्व डिग्री है वो खारिज हो जाएगी। जैसे कि ए, बी, सी और डी ये एक्स प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ए, बी, सी आपस में साझ करते हैं और इसके लिए ए जो है बी के विरुद्ध, बी सी के विरुद्ध, बी सी के विरुद्ध एक तकसीम का, विभाजन का वाद लाता है। अब ये कहता है कि मेरा 1/3 भाग है और मेरा 1/3 भाग है और इसका भी, बी का 1/3 भाग है, सी का 1/3 भाग है, इसीलिए इस संपत्ति को विभाजित कर दिया जाए और इसमें डिग्री पारित कर देगी। पहले प्रारंभिक डिग्री पारित करेगी, फिर जो फाइनल डिग्री पारित कर देगी, इनके कुर्रे लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद डी को पता लगा कि जो है संपत्ति से उसमें तो जो है ए, बी, सी ने मेरा हिस्सा समाप्त कर दिया, जिसमें कि मैं 1/4 हिस्से का मालिक था और 1/4 के वह मालिक थे, तो वह न्याय मानता है क्योंकि इसका यहां पर असंयोजन किया गया है, क्योंकि ये इस वाद में आवश्यक पक्षकार था और इसको पार्टी नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए जो फाइनल डिग्री कोर्ट ने पारित की वह एक प्रभावी डिग्री नहीं है, इसीलिए ये फाइनल डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगी और इसको जो पार्टी बनाया जाएगा और फिर आगे काम चलेगा। तो ये आवश्यक पक्षकार है। अब यहां पर अगर आवश्यक वादी था उसको वादी नहीं बनाया गया या सद्भाविक भूल के कारण ऐसा हो गया, तो वहां कोई जो और वादी बन गया उसकी जगह जो किसी अन्य वादी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं 110(1) के अंतर्गत। लेकिन अगर यहां जो है कुसंयोजन या असंयोजन में वादी और प्रतिवादी, वादी को जोड़ना या प्रतिवादी को जोड़ना, वादी को काटना या प्रतिवादी काटना, वो यहां होता है जिसका कुसंयोजन या असंयोजन किया गया है। अब आता है बात कि कुसंयोजन या असंयोजन पर आपत्ति किस स्तर, वाद के किस स्तर पर की जा सकती है। देखो इस पर जो है आपत्ति की जा सकती है जब वाद की प्रथम सुनवाई होती है। प्रथम सुनवाई रिटन स्टेटमेंट देगा या वाद बिंदु विरचित किए जाते हैं, उसी समय जो है ये आपत्ति आप कर सकते हैं, उसके पश्चात नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज मैं जो है इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपसे ऑर्डर 6 जिसमें कि ड्राफ्टिंग होती है और उसके बाद फिर ऑर्डर 4 पाएंगे और उसके बाद ये ऑर्डर 5 पाएंगे, मैं आपसे बताऊंगा कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।